अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ वालेकुम आ रही है? अस्सलाम। जी, आवाज़ तो आ रही है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है या? जी बिल्कुल इसरार भाई, बस और कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फिर मैसेज करता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं म्यूट हो मैं जाता हूँ तो ठीक। ठीक है, मैं ग्रुप में इंटीमेट करता हूँ सबको। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई गेस एडमिन साहब अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव ले ले और वो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का खाता जो नॉर्मली एक मॉडस ऑपरेंडी होता है उसको फॉलो करे तो उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर ठीक लेता हूँ, उस वक्त तक ठीक है। शायद और लोग भी आ जाए। ठीक है सर भाई, अच्छा। डियर मेंबर्स, ये हमारे हैं इसरार, यासिर इसरार साहब। ये ऑलरेडी एमओडी के तमाम फेजेस 2021 में क्लियर कर चुके हैं। इवन के ये आईएसएसबी की तरफ का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसमें भी रिकमेंडेड है। तो इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वालिफाई कर चुके हैं। आपको ये तमाम जो टेस्ट फेजेस हैं, स्पेशली जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इसके बारे में आपको इंशाल्लाह इस सेशन में गाइड करेंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन आप टेक्स्ट में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हम सिर्फ 2 मिनट और वेट करते हैं ताकि और मेंबर्स आ जाएं और हम इस सेशन को स्टार्ट कर लें।
आवाज तो मीटिंग खत्म नहीं हो रहा है। हेड साहब हमें से जाए हैं को 50,000 जो बियो है ये जो V2043 है, काइंडली 10,000 आप म्यूट करें अपना। मनी बेटे अरे अरे कौन सा ये कमी कर तेरा शर्ट रखा देना थे जो हाँ एडमिन साहब, क्या सीन है? स्टार्ट करें या थोड़ा सा और वेट करना है अभी? इसरार भाई, आप बेशक स्टार्ट ले लें। और जितने मेंबर्स आने थे वो अभी तक आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह फिर ये हम कंसर्न ग्रुप में अपलोड भी कर देंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है। सब मेंबर्स ये नोट कर लें कि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई गैर ज़रूरी बात ना हो। जी इसरार भाई, स्टार्ट कर लें आप। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम जो दोस्तों ने जो ज्वाइन किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का ज्वाइन करने का। और एडमिन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये मुझे काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं। मैं सीएसएस फोरम पे बहुत एक्टिवली पोस्ट करता हूँ रिगार्डिंग जॉब्स वगैरह, या जो भी कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा होता है उसका जो है ना, उसके बारे में मैं एक्टिवली पोस्ट करता हूँ सीएसएस फोरम के ऊपर। सो थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं। मेरा नाम यासिर इसरार है, और मेरा जो खैबर पख्तूनख्वा है, और ये भी मैं जितने भी गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट टेस्ट वगैरह में काफ़ी में मैं क्वालिफाई किया है, इंटरव्यूज भी दिए भी हुई हैं। तो ज्वाइन पर्सनल रीज़न है उसकी। बाकी ये कि ये सेशन है एमओडी का, तो मैं एमओडी का थोड़ा सा प्रोसेस अपना पहले शेयर कर देता हूँ 2021 का, जो मैंने क्वालिफाई किया था, और एट द एंड जाके क्या रिजल्ट बना वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। सो 2021 का मोर और लेस प्रोसेस यही था कि पहले एडवर्टीजमेंट आई थी रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट के ऊपर, एमओडी की जो वेबसाइट है। उसमें अप्लाई करने के बाद हम लोग का स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था, जो कि आप सब ने उम्मीद है क्वालिफाई कर लिया होगा। 200 नंबर, 200 एमसीक्यूज थे, 2 घंटे का टाइम था, और 0.25 नेगेटिव मार्क्स कट रहे थे। उसके बाद जाके डिस्क्रिप्टिव है, जो कि फेज 2 होता है। डिस्क्रिप्टिव में जो हजरात यहाँ पे एडी का जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनके लिए मैं बता दूं कि 2 पेपर्स होंगे। ठीक है, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे। तो पहला पेपर होगा आप लोग का करंट अफेयर्स का, और प्रेसी का पेपर होगा। ठीक है।
अभी आगे जाके मैं डिटेल में बताऊंगा कि करंट अफेयर के पेपर में क्या आता है और प्रेसी किस टाइप की आती है। इसके बाद जाके सेकंड पेपर जो होता है वो होता है एसे का। तो 3 एसेज होते हैं, उसमें से आपको एक एसे अटेम्प्ट करना होता है। तो जो लोग क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह डिस्क्रिप्टिव का, उनका जो है साइकोमेट्रिक होगा। साइकोमेट्रिक लास्ट ईयर से इन्होंने चेंज किया है एमओडी ने। पहले जो है, जो 2019 तक जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें जो है अ, एक दिन का ही साइकोमेट्रिक हुआ करता था, बट अब चेंज होके 3 दिन का हो गया। खैर, साइकोमेट्रिक करने के बाद आप लोग का सिक्योरिटी क्लियरेंस के फॉर्म्स आ जाते हैं, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है, देन सिक्योरिटी क्लियरेंस, मेडिकल, और बस फिर जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी फिर ज्वाइनिंग होती है एनआईए में। एनआईए स्टैंड्स फॉर नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी, इस्लामाबाद में ये बेस्ड है। सो अब ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, अब सीधा आते हैं ये डिस्क्रिप्टिव की तरफ। मैं आपको अभी से बता दूं, डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम है वो विद इन 20 से 25 डेज के अंदर अंदर ही होगा। ठीक है, आप लोग के पास टाइम बहुत शॉर्ट है। सो डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली एमओडी के किस क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ये आप लोग याद रखिए कि जो पेपर है ये आपका एनटीएस ही बनाता है। ठीक है, एनटीएस वाले ही पेपर बनाते हैं, और ये हॉट टॉपिक्स जो होते हैं किसी ईयर के, उसको जो है ना चूज करते हैं ये लोग। ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। जी सर, आ रही है। अच्छा, किसी ने भी, ये फैसल अब्बास के मैसेज आया, वो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, और अजीजुल्लाह का भी मैसेज आया। सर मे भी उनके माइक म्यूट अनम्यूट का इश्यू हो या दोबारा ज्वाइन कर लें। जी हम आवाज़ क्लियर है बिल्कुल यासिर साहब। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चले। एडमिन साहब काइंडली जो जिनके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना ये वगैरह के, वो फिर आप उनको डील कर लें। ठीक ठीक है, है, आप थैंक कंटिन्यू यू। रखें, ठीक है, वेलकम। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जो करंट जो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव करता है टेस्ट, उसके अंदर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, और जो भी हॉट टॉपिक्स पाकिस्तान में या अराउंड द वर्ल्ड चल रहे होते हैं उसके हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, लास्ट ईयर जो एक क्वेश्चन आया था जो सबसे आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन था, जिसकी तकरीबन मेरे हिसाब से कोई लॉजिक बनती नहीं थी, लेकिन वो सवाल उन्होंने पूछा था एडी के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, वो ये था कि वुमेन हैरेसमेंट का जो बिल है उसका क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर। इस तरह का एक क्वेश्चन था। एग्जैक्ट डिटेल जो क्वेश्चन है वो सीएसएस फोरम पे भी मौजूद है, मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपके साथ शेयर कर ले वो। तो एक वो क्वेश्चन बड़ा आउट ऑफ द ब्लू आया था। इसके अलावा लास्ट ईयर आप लोगों को याद है कि 10 बिलियन सुनामी का बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा था, जब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो हर जगह जो है ना क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, तो उसका भी एक क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया था कि जो जो क्लीन क्लीन ग्रीन क्लाइमेट इनिशिएटिव है उसका जो है ना इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के ऊपर। बाकी जो है वही ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे उन दिनों। चूंकि आप सबको पता है अफगानिस्तान में तालिबान जो है ना पिंसर मूवमेंट कर रहे थे, इंसर्कलिंग कर रहे थे, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ जाती है तो उसका और पाकिस्तान का और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप कैसे होंगे, और अमेरिका का जो है ना इसमें क्या फिर रोल होगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो आप लोग को एक एनालिटिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बस कहीं से 2-4 पॉइंट्स आप लोगों ने पकड़ लिए, उसी को रट्टा मार के आपने वहां पर रिप्रोड्यूस कर दिया, तो आई एम सॉरी टू से आप लोग फेल हो सकते हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। सो आप लोग को इसके अंदर एक एनालिटिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो मसलन किस किस्म का क्वेश्चन जो है ना आ सकता है, अगर हम 2022 में कुछ हॉट टॉपिक्स देखें, तो एक हॉट टॉपिक तो आई गेस सबको ही पता होगा, जो रशिया यूक्रेन वॉर है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की डायनामिक्स क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो कोई बंदा अगर सिर्फ 2022 से स्टार्ट कर दे कि जी रशिया ने जो है ना 24 फेब को जो है ना अटैक किया यूक्रेन के ऊपर ड्यू टू सम लाइक ड्यू टू सम इशू ऑफ नेटो, तो वो पूरी तरह सफिस नहीं करेगा उस चीज को। सो उसका बेटर आंसर वो जो बंदा उसमें उसकी पूरी पास्ट एक हिस्ट्री बताएगा कि किस तरीके से जब यूक्रेन वाज वंस पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन का पूरा एक हिस्ट्री उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद जाके फिर यूक्रेन की
डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगा, फिर उसके बाद जाके उनके जो रेवोल्यूशंस आए थे 2014 वगैरह में, और फिर जो क्राइमिया का एनेक्सेशन था उसको एक्सप्लेन करेगा। तो ये चीज जो है ना एग्जामिनर की नजर में एक बड़ा ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक हो गया। सो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है उसके जो है ना आप लोगों ने उसकी कुछ पास्ट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लाजमी इसमें मेंशन करना है। ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है तो आपने अपने क्वेश्चन को एटलीस्ट 4 to 5 पैराग्राफ 4 to 5 पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करना है। बाय पॉइंटर्स आई मीन जो हेडिंग्स होती हैं। ठीक है। सो हेडिंग्स क्या हो सकती है? सबसे पहले आप जो है ना प्रोलॉग लिख सकते हो या इंट्रोडक्शन जो होता है कि टॉपिक बेसिकली है किस चीज के बारे में, या इस टॉपिक में बताया पूछा क्या गया है। ठीक है। दूसरा फिर आप उसका सेकंड जो हेडिंग दे सकते हो वो होगा उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होगा कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रशिया यूक्रेन में के तनाज़ात क्यों आए हैं, उनके रिलेशंस कैसे हैं, पास्ट में क्या रिलेशन थे और किस वजह से जो रिलेशन खराब हुए। फिर आप आओगे प्रेजेंट एरा के ऊपर कि जी प्रेजेंट एरा में क्या चल रहा है और अभी करंटली जो वॉर के डायनामिक्स है वो क्या है। उसके बाद जाके फिर आप बताओगे कि इसमें बाकी रीजनल एक्टर्स का क्या रोल है, जिस तरह यूएस का क्या रोल है, इसके अलावा आपके ईयू का क्या रोल है, बीच में टर्की का क्या रोल है, सऊदी का क्या रोल है। उसके बाद जाके आप उसमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव लाजमी ऐड करोगे। ठीक है कि पाकिस्तान का इस वॉर की वजह से पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सो सबको पता ही होगा कि हमारा जो ऑलमोस्ट 70 to 75% जो हम लोग वीट इंपोर्ट करते हैं वो यूक्रेन और रशिया से करते हैं। ठीक है। तो एक साइजेबल फूड इम्पैक्ट जो है ना हमारी कंट्री के ऊपर पड़ रहा है, प्लस एनर्जी क्राइसिस का एक फिनोमेना डेवलप हो चुका है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को उसके अंदर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है। और एंड पे जो है ना कंक्लूजन देना पड़ेगा। ठीक हो गया। सो आप लोगों ने क्वेश्चंस जो है ना इस तरीके से अटेम्प्ट करने होंगे। बाकी टाइम लिमिट आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है कि 2 घंटे का जो है आप लोग का ये पेपर होगा। इसके अंदर कम से कम आपके 4 सवाल होंगे करंट अफेयर्स के। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट इज द की। ठीक है। आप लोग को हर एक सवाल को इतना टाइम देना है कि उसके अंदर आप अपनी पूरी बात जो है ना मेंशन कर सके। ठीक है। सो अपनी कोशिश करें कि राइटिंग स्पीड को जितना जल्द अज जल्द जो है ना शार्पन अप कर सकते हैं वो कर लें। सो कुछ टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ जो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, या जिन टॉपिक्स को मैं खुद पर्सनली देख रहा हूँ। तो पहला टॉपिक जो है वो तो हो गया रशिया यूक्रेन की जो वॉर है। ठीक है। इसके सारे डायनामिक्स वगैरह है। ठीक है। ये एक फर्स्ट हॉट टॉपिक होगा। इसके ऊपर आप लोग कोशिश करें कि CFR जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है उसके उधर से देख लें। यूट्यूब के ऊपर बहुत से अच्छे चैनल्स मौजूद है करंट अफेयर्स के, वहां से आप देख लें। जिस तरह वाइट साइड से अगर आपने जल्द अज जल्द चीज़ें समझनी तो वाइट साइड और वाइट साइड से आप देख लीजिए। बाकी फॉरेन ऑथर्स के हैं वो देख लें। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो एनर्जी क्राइसिस का है। आजकल वर्ल्ड के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस और पेट्रोल का वो चल रहा है उसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लें। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप लोग फैटफ को देख लें। फैटफ के क्या डायनामिक्स थे और पाकिस्तान कैसे फैटफ से निकले और फ्यूचर में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा फर्दर अगर हम जाए तो कश्मीर का इशू आजकल दोबारा से थोड़ा सा पॉप अप हुआ है, और उसी के साथ ही आप इस्लामोफोबिया को भी ऐड कर सकते हो, या किस तरीके से इस्लामोफोबिया जो है ना दुनिया में फैल रहा है और उसका इम्पैक्ट कश्मीर के ऊपर कैसे पड़ रहा है और फलस्तीन के ऊपर कैसे पड़ रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर बहुत ही हम पाकिस्तान अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो फ्लड्स आए थे 2022 के, तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर NDMA का किरदार, PDMA का किरदार, वो सारा कुछ आप लोग देख सकते हो। ठीक है। उसके ऊपर आप जरा चेकआउट कर लो कि क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा अभी रिसेंटली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एक बड़ा हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है, उसके ऊपर आप लोग देख लो। जो रिसेंट हमारी कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको आप देख ले कि उसके अंदर क्या क्या 4-5 पॉइंट्स के ऊपर पूरी दुनिया मुत्तहिद हुई है। उसके ऊपर क्या उसके उसके अंदर क्या क्या डायनामिक्स वगैरह हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रोज हैं, उसके उसके कॉन्स कॉन्स तो खैर नहीं, उसके प्रोज क्या है
और अगेंस्ट जो है ना बैरियर्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को भी आप लोग थोड़ा सा देख लो कि आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं आजकल, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट का थोड़ा सा देख लें आप लोग, हमारे रिजर्व्स का थोड़ा सा देख लें, और इसके लिए रेमेडीज क्या हो सकती है। हम इसमें इंडिया की नरिश्मा राव की जो गवर्नमेंट है उसकी इसके अंदर सोल्यूशंस वगैरह प्रेजेंट कर सकते हैं जो 1990s में उन्होंने प्रेजेंट किए थे, ठीक है। सो ओवरऑल ये तकरीबन 7 से 8 टॉपिक्स हैं, इन्हीं की इर्द गिर्द आप लोग जरा चेकआउट करें, ठीक है। और हाँ, लास्ट में भूल ही गया, आजकल टीटीपी एक टीटीपी और बलूचिस्तान का भी एक इशू आया हुआ है जिसमें वो अवामी तहरीक आजकल गवादर में चल रही है, उसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा सा सर्च कर ले कि गवादर की बलूचिस्तान की इश्यूज क्या हैं और इसको स्टेट ऑफ पाकिस्तान कैसे रिजॉल्व कर सकती है। इसके अलावा टीटीपी का रिसर्जेंस और पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस को कैसे जो है ना हम आउट कर सकते हैं, कैसे जो है ना उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीटी मच करंट अफेयर्स का तो यही था कि मैंने आप लोग को थोड़ा सा गाइडलाइन बता दी कि पेपर्स में क्या क्या आ सकता है, कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, ठीक है। और और उसके जो है ना उसका एक पैटर्न भी बता दिया कि आपने अपने क्वेश्चन को किस तरीके से जो है ना पुट अप करना है ताकि जो है ना एग्जामिनर की नज़रों में जो है ना वो एक अच्छा और रिमार्केबल पेपर हो। क्योंकि आप लोग को मैं एक बात बता दूं, आप लोग के जो स्क्रीनिंग में जो भी मार्क्स आए हैं, वैसे इस बार तो उन्होंने मार्क्स शो नहीं किए फेलियर वालों के, लेकिन आप लोग की स्क्रीनिंग में जो भी मार्क्स होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव में ऐड अप होंगे। उसकी बेसिस के ऊपर आगे फर्दर एक मेरिट बनेगा और फिर इंशाल्लाह आप लोग को साइकोमेट्रिक के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक हो गया। सो करंट अफेयर्स का तो ये एक सारा सिनेरियो था। तो अब हम मूव करते हैं ऐसे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं आप लोग के एंड ऑफ दिस सेशन पे ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं जरा आपको ऐसे का बता दूं थोड़ा सा। तो आप लोग का जो नंबर 2 पेपर होगा, एडी के लिए मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, वो होगा एसए का। ठीक हो गया। एसए में आपको तीन टॉपिक्स दिए जाएंगे, ठीक है। ओके। और 3 टॉपिक्स में से आपको कोई ना कोई एक टॉपिक करना होगा कंप्राइजिंग ऑफ 2000 टू 2500 वर्ड्स। ठीक हो गया। सो 2000 से 2500 वर्ड के आपने ऐसे लिखना होगा, 2 घंटे का आपका टाइम होगा, ठीक है। सो और टॉपिक्स के ऊपर वो आउट ऑफ द ब्लू टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। अगेन मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लास्ट ईयर के एसए के टॉपिक्स थे वो आप लोग के साथ शेयर कर लें, ठीक है। तो टॉपिक बहुत ही जेनेरिक किस्म के होते हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स में आपसे ये मतलब लाजमी नहीं है कि कोई आपसे वही जो नॉर्मल एक सीएसएस के एग्जाम शुरू होने से पहले लोग टॉपिक शेयर कर लेते हैं कि एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा या ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा या वुमेन एम्पावरमेंट आ जाएगा, इस तरह के टॉपिक्स नहीं है। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। कुछ उसमें सेइंग्स वाले टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोगों ने ऐसे लिखना होता है। सो मैं आप लोग को क्या रिकमेंड करूंगा कि ऐसे आप लोग कैसे करें। जो भी आप लोग टॉपिक चूज करें, हमेशा एट द एंड ऑफ योर आंसर शीट एक स्केच बना ले, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। कोई भी टॉपिक पिक कर ले, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करे एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स पे उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, अपनी एक आउटलाइन बनाए, ठीक है। आउटलाइन के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके इंट्रोडक्शन के अंदर आप कोशिश करें कि अपना थीसिस स्टेटमेंट भी बयान कर ले कि इस टॉपिक का थीसिस स्टेटमेंट क्या है। ठीक हो गया। और उसके बाद जाके आप कम से कम एटलीस्ट अपने आउटलाइन के अंदर 6 पॉइंटर्स या मैक्स मैक्स 6 या 5 इतने पॉइंटर्स आप लोग मेंशन कर दें तो बेस्ट रहेगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान की, तो आपका होगा इंट्रोडक्शन जिसमें आप पूरा इंट्रोड्यूस करोगे इस टॉपिक को। सेकंड आपका पॉइंट जो हेडिंग होगी वो होगी कि कॉजेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है। तीसरा पे उसको जाओगे कि द इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन ऑन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर आप 3-4 बातें लिख लोगे। फिर जो आपका चौथा पॉइंटर होगा कि रेमेडीज टू रिजॉल्व द एनर्जी क्राइसिस, एंड फिर 5वां आपका होगा कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप एक आउटलाइन अगर फर्स्ट पेज पे बना दोगे वो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट शो करेगा।
ठीक हो गया। और कम से कम जिस तरह मैंने पहले ही बोला है कि शुरू के 10 से 15 मिनट आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर लगाएं। कोई भी टॉपिक फौरन ना शुरू कर दे, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया था लास्ट टाइम भी कि काफ़ी लोगों ने टॉपिक शुरू कर दिया था, लेकिन वो बीच में आके वो फिर ब्लैंक हो गए थे कि आगे हमने क्या लिखना है। तो इट्स बेटर कि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आप उसको थोड़ा सा समझ लो, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, अपने पॉइंटर्स साइड एट द एंड ऑफ द पेज पेंसिल से पॉइंटर्स मार्क कर लो। ठीक है। और जब आप शो जो कि ये मेरे पॉइंटर्स है, ठीक है, तब जाके आप अपना ऐसे जो है स्टार्ट कर लो। ठीक हो गया। तो 2 घंटे का टाइम है। 2,000 to 2,500 वर्ड्स लिखने होते हैं। इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है। बस कोशिश करें कि अपनी टाइम मैनेजमेंट को जो है ना थोड़ा सा बेहतर करें, क्योंकि अभी भी ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम गुजरे इसमें भी काफ़ी ऐसे लोग थे कि जिनसे जो है ना 200 में से मेरे ख्याल से 120 या 130 क्वेश्चंस भी मुश्किलों से उन्होंने अटेम्प्ट किए थे। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस आउट करें। आप लोग के पास अर्ली 25 या मैक्सिमम 30 डेज है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे का पूरा एक क्रक्स था कि ऐसे में आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और एक और चीज़ मैं जो मेंशन करना भूल गया करंट अफेयर्स के पेपर में, कि चांस है कि आप लोग को एक सवाल एडी के लिए बात कर रहा हूँ, एडी के जो कैंडिडेट्स हैं, कि एक क्वेश्चन शायद आपको प्रेसी का भी आ जाए। ठीक है। तो टोटल 5 या 4 क्वेश्चन हो गए, उनमें से एक क्वेश्चन प्रेसी का होगा। ठीक है। तो प्रेसी का अटेम्प्ट करने का तरीका भी अगर नहीं आता तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रेसी जो है बेसिकली किसी भी पैराग्राफ का जो है ना एक शॉर्टर फॉर्म होता है इन द थर्ड पर्सन। ऑलराइट। और किसी पैराग्राफ का 1/3 जो है ना उसको हम प्रेसी कहते हैं। ठीक है। सो आप लोग को एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, ठीक है, आपने उसका वर्ड काउंट कर लेना है। तो वर्ड काउंट करके जितने भी वर्ड्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर 200 वर्ड्स लिखे हुए हैं तो 200 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो उतना आपका एक छोटा पैराग्राफ, उतना आपने प्रेसी लिखनी होगी। और प्रेसी का एक टाइटल भी होगा, वो भी आपने मेंशन करना होगा। और साथ ही साथ क्या नाम है, उसको हमेशा एक थर्ड पर्सन में आप लोगों ने प्रेसी लिखनी हो, कभी भी फर्स्ट पर्सन में प्रेसी नहीं लिखी जाती। अगर आपने फर्स्ट पर्सन में लिखी तो वो ऑटोमेटिकली आप लोग की प्रेसी टोटली जो है ना उसको रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड पर्सन में लिखें। ठीक है। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होने चाहिए। और जो पैराग्राफ में सेंटेंसेस लिखे हैं उसी को भी कॉपी पेस्ट नहीं करना होता प्रेसी के अंदर। ऑलराइट। तो ये ओवरऑल एक पेपर का पैटर्न है। सब इंस्पेक्टर वालों के लिए सिर्फ ये है कि करंट अफेयर्स का एक पेपर होता है, ठीक है, उसी के अंदर जो है उनसे प्रेसी पूछी जाती है। तो उनका ऐसे का पेपर सब इंस्पेक्टर का नहीं होता। और सब इंस्पेक्टर वाले भी ये एक्सपेक्ट करें कि उनसे भी जो है ना सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो जो भी इस तरह के टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स 2022 के रहे हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि जो मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं उसको भी देखें। और साथ साथ जो है एक एक जो है ना एक नज़र जो है ना आप गूगल पे चले जाएं और यूट्यूब पे चले जाए, वहाँ पर टाइप इन कर ले कि हॉट हॉट करंट अफेयर्स ऑफ 2022। तो उस पर आपको सारे टॉपिक्स वगैरह इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल लिया है और आप लोग शायद बोर भी बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। नहीं, तो अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो बता दें। या यासिर साहब, अगर काइंडली इन हमें बता दें कि इनके जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं प्रिपरेशन के, वो 2-3 बता दें, मतलब कौन से मैगजीन्स पढ़ सकते हैं या कौन से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं, तो ये भी एक हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। देखिए, अभी टाइम चूंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, वरना मैं आप लोग को CFR रिकमेंड करता। CFR है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन, उनका सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लें। फ्री सब्सक्रिप्शन है। तो वो हर रोज़ जो है ना दुनिया में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना उसकी एक समरी आपको शाम के टाइम 5 बजे या 4:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप लोग को ईमेल आ जाएगी। ठीक है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। वहाँ से आप उसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह कर लें। बाकी ये कि अगर आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में
अच्छा डाटा चाहिए, ठीक है, और इजी डाटा चाहिए, तो यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है द वाइट साइड के नाम से, मेरे ख्याल से जिहाद जफर नाम है उस बंदे का, या जिहाद जफर ही है, हाँ। तो उसके आप लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाता है, उर्दू में वो होते हैं, तो क्या नाम है, वो बहुत इजी तरीके से आपको करंट अफेयर्स की मेन मेन टॉपिक्स बता देगा, और उसने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर भी किए हुए हैं। जो उसमें बायस्ड एलिमेंट होता है उसको आप बेशक इग्नोर कर दें, लेकिन आप लोग के लिए इस टाइम जो है ना डाटा इकट्ठा करना जरूरी है। तीसरा ये कि आईसिस के आर्टिकल हैं, ISIS के ISSIS के आर्टिकल हैं, ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक स्टडीज का इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में। इसके जो है ना आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाके फ्री के इनके मंथली अलर्ट्स होते हैं या मंथली इनके रिपोर्ट्स होती हैं, वो आप लोग डाउनलोड करें, ठीक है। और उसमें बहुत अच्छा रिसर्च डाटा होता है वो सारा, ठीक है। और इसरा है, ISRA इसरा, उधर भी आप जाके फ्री जो है ना इनके रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स होते हैं। तो ये जो है ना कुछ 3-4 सोर्सेज है इस टाइम, जिसको आप यूज करके डाटा वगैरह जमा कर सकते इसरार साहब, मैं क्वेश्चंस रीड आउट करता हूँ जो लोगों ने किए हैं, तो आप काइंडली उनके आंसर भी साथ साथ देते जाएं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 1 है, LDC का भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा? LDC का लास्ट टाइम तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ था डिस्क्रिप्टिव, बट अगर मैं वैसे पूछ कंफर्म भी कर लूंगा, तो एडमिन मैं आपके साथ फिर शेयर भी कर लूंगा, ठीक है, आप वैसे इनको बता दीजिएगा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2021 का मुझे याद नहीं है, लेकिन 2019 में UDC एंड LDC का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था और हम्म। उसके फौरन बाद टाइपिंग टेस्ट हुई थी। तो शायद हो। अच्छा ठीक है, तो चले अगर अगर आपके पास ऑथेंटिक इन्फो है तो बेस्ट, फिर मेरे ख्याल से LDC और UDC वाले हजरात आप लोग फिर डिस्क्रिप्टिव की आप लोग भी तैयारी करें, और शायद टाइपिंग की भी फिर वो करें, प्रैक्टिस करें। अच्छा, नेक्स्ट है सर, एक्सपेक्टेड डेट या मंथ फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम? ये जवाद साहब ने अच्छा मुझे। जी जी, लास्ट टाइम तो रिजल्ट बहुत जल्दी आया था, स्क्रीनिंग का 13 दिनों में आया था, और हमारा जो टेस्ट हुआ था 1 अगस्त को हुआ था। तो 13 या 14 जुलाई को रिजल्ट आया था, और 1 या 2 अगस्त को हमारा डिस्क्रिप्टिव हुआ था। सो आई वुड से कि अराउंड 20 से 25 के दरमियान दरमियान टेस्ट एक्सपेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है, SM में आउटलाइन बनानी होती है एंड 2 आवर्स तो बहुत कम है, CSS में 3 आवर्स होते हैं। देखें, जो क्वेश्चन होता है, जो ऐसे का उन्होंने दिया होता है ना, उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो वो सिर्फ कहते हैं कि ऐसे आप लिखें। बट अगर आप लोगों ने पास होना है, अच्छे अपना मेरिट के अंदर आना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आउटलाइन बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा? जी, लास्ट टाइम सिक्योरिटी सुपरवाइजर का हुआ था, तो उम्मीद है कि इस बार भी लाजमी होगा। हाउ many candidates have been shortlisted for descriptive test per post? आ, इसके लिए मुझे अपने सोर्सेज से पूछना पड़ेगा कि इस बार कितने हुए हैं, सो आई कैन नॉट कमेंट राइट नाउ, लेकिन मैं पता करवा सकता हूँ। How much time does it take to complete the whole process of recruitment? लेस देन 1 ईयर। तो टोटल जो टाइम है वो 10 मंथ्स या मैक्सिमम 11 मंथ्स होता है, इससे सर ज्यादा नहीं होता। सर डिस्क्रिप्टिव के बाद मार्क्स भी बता देंगे या नहीं? नहीं, अगर आप क्वालिफाई करते हो या नहीं क्वालिफाई करते, तो दोनों केसेस में आपको आपके मार्क्स नहीं पता चलते। ग्रामर मिस्टेक काउंट होंगे? तो मेरे ख्याल से तो ये होगा ऑब्वियसली। होता है, बट मैं एक लाइक पहले से अभी से बता दूं कि ये CSS PMS टाइप की इसमें इतनी सख्त चेकिंग नहीं होती, बट फिर भी कोशिश करें कि इतनी ज्यादा ग्रामर मिस्टेक्स ना ही करे तो बेहतर है। एनी ऑथेंटिक बुक फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर? ये तो आपने सोर्सेज बता दिए ऑलरेडी। मैंने सोर्सेज बता दी, कोई बुक के ऊपर आप लोग जाएं ना, मैंने जो सोर्सेज बताए वो इजी भी हैं और अवेलेबल भी हैं, और पैसे लगाने की जरूरत क्या है आप लोगों को। सब इंस्पेक्टर का सिर्फ एक करंट अफेयर्स का पेपर होता है? जी हाँ, एक करंट अफेयर्स का पेपर होता है, उसमें एक सवाल होता है प्रेसी का भी। अच्छा सर, सब इंस्पेक्टर का मेरिट कितना रहा होगा स्क्रीनिंग का?
यार सच्ची बताऊं, मैंने तो पेपर नहीं देखा सब इंस्पेक्टर का, बट आई आई डोंट नो, शायद यही कोई मुझे तो ये भी नहीं पता 100 नंबर का था या 200 का था उनका भी, SI का अगर ये 100 कोई नंबर का कंफर्म था। कर रहे हैं। अच्छा 100 नंबर का था, तो मेरे हिसाब से राउंड अबाउट 60 प्लस ही होगा फिर मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट है कि सर कितनी सीट्स हैं इस बार? मेरे ख्याल से ये तो एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, मैं ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और नेक्स्ट है अपने सिटी में या लाहौर में। इस क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई कि क्या कहना चाह रहे हैं गुलाम हुसैन साहब। नेक्स्ट है सर, सब इंस्पेक्टर का टेस्ट में ट्रांसलेशन होगा? नहीं, ट्रांसलेशन लास्ट टाइम तो जो मेरे दोस्तों ने दिया था और उन्होंने शेयर किया था उसमें ट्रांसलेशन तो नहीं थी, प्रेसी का सिर्फ एक क्वेश्चन था। जी, मैं भी 2 बार दे चुका हूँ सब इंस्पेक्टर का, उसमें ट्रांसलेशन कहीं नहीं आई। सर एक बार रिकैप बता दें कौन कौन से पेपर्स होंगे एडी के? एडी के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 2 घंटे का करंट अफेयर्स का होगा और उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली प्रेसी का भी एक क्वेश्चन होगा। ठीक है। दूसरा पेपर ऐसे का होगा, वो भी 2 घंटे का होगा। 3 टॉपिक्स होंगे जिसमें से आपको एक टॉपिक करना होगा 2000 से 2500 अल्फाज का, आपने ऐसे लिखना होगा। सर माइनॉरिटी का अलग से मेरिट होगा या सेम मेरिट होगा सभी के लिए? अगर माइनॉरिटी का अलग उन्होंने सीटें दी हुई हैं तो फिर तो उनका माइनॉरिटी में होगा, नहीं तो वो फिर मेरिट के या जो जो रीजनल कोटा है उसमें आएंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अपनी सिटी में होगा या लाहौर में होगा? डिस्क्रिप्टिव अपनी में होगा, जो साइकोमेट्रिक होगा वो इस्लामाबाद में होगा, जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो इस्लामाबाद में होगा, जो फाइनल मेडिकल होगा वो इस्लामाबाद में होगा, और फिर जो ज्वाइनिंग है वो भी इस्लामाबाद में होगी। तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव तक आप लोग अपने अपने शहरों में होंगे, डिस्क्रिप्टिव से आगे फिर आप इस्लामाबाद को के मेहमान होंगे। और ये अली मेमन साहब हैं, इन्होंने वही ऐसे का क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इट्स पॉसिबल टू कवर 2500 वर्ड्स इन 2 आवर्स। um, इनको मैं बता दूं, आई डोंट नो, मतलब देखिए मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स काफ़ी दे चुका हूँ, ठीक है, क्वालिफाई भी किए हुए हैं, तो इट्स पॉसिबल, आप बहुत आराम से कर सकते हो। सिर्फ ये है कि आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज करनी होगी। इंशाल्लाह हर चीज़ पॉसिबल होती है ब्रदर, हर चीज़ पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। सर काइंडली रशिया यूक्रेन से पहले जो पॉइंट्स बताए थे वो एक बार रिपीट कर लें। मैं ये वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा हम सर से फिर कहीं किसी और टाइम रिक्वेस्ट करके एक अलग से सेशन रखेंगे करंट अफेयर के टॉपिक्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाउ हाउ इज दिस एडी मोड जॉब पे एंड फैसिलिटीज वाइज? बस हाँ ये सर ठीक है, लास्ट ये क्वेश्चन कर बहुत दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई भी नहीं बताता, मैं बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको DIS बोलते हैं, डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज, ठीक है। NIA में ट्रेनिंग होती है, नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी, ठीक है। सैलरी जो लास्ट ईयर सैलरी थी वो 74,000 स्टार्टिंग सैलरी थी, प्लस 40,000 इसमें IS अलाउंस होते हैं जिसको इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हो, मीन अगर आप इस्लाम पंजाब से अगर आप बाहर हो तो आपको गाड़ी मिलती है, अकोमोडेशन मिलती है, मेडिकल मिलता है, ठीक है। और इट्स अ गुड जॉब, ठीक है, बुरी जॉब नहीं है, बट ये कि इसमें आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, ठीक है। आपकी आपकी जो फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं आपने लाजमन बलोचिस्तान में सर्व करना होता है, हमेशा हार्ड एरिया पहले 5 साल होते हैं। बाकी इंशाल्लाह एडमिन साहब कभी मुझे दोबारा मौका दे तो मैं इसकी जो बाकी पर्क्स प्रिविलेजेस और वर्क नेचर है उस पर मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या काम होते हैं, किस किस तरीके से आपको काम आपसे लेंगे, वो सारा कुछ इंशाल्लाह अगर एडमिन साहब इजाजत दे तो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूंगा। जी यासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इंशाल्लाह आपको टाइम दे तो हम फिर इंशाल्लाह कोई सेशन इंशाल्लाह अरेंज करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।